दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का शिफ्ट थर्ड का पेपर, जिसमें हम आज क्वांट सेक्शन पूरा सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे 2023 मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले एग्जाम्स में से एसएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पूरे सारे क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन के करेंगे डिटेल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है जी, अ पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज इट्स बेस। ठीक है जी, एक पिरामिड है जिसका बेस किस शेप में है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। ऑफ विच ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। जो बेस है उसकी साइड कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो गिवन है उसकी साइड 8 सेंटीमीटर गिवन है। और स्लांट एज, पिरामिड की स्लांट एज हमें कितनी गिवन है जी? 24 सेंटीमीटर। हमें होल सरफेस एरिया पता करना है। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है जी? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब बेस जो है, बेस तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। इट मींस यहां तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा जी, विच इज √3/4a²। अब बचा हमें क्या कैलकुलेट करना है जी? कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है पिरामिड का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड अब किसके इक्वल है जी? तो सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल। एल मीन्स स्लांट हाइट। हाँ जी, यहाँ पे बात स्लांट हाइट की हो रही है, ना कि स्लांट एज की। ठीक है, हमें जो गिवन है वो स्लांट एज गिवन है जी 24 सेंटीमीटर, बट हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे जी। अब स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है जी, स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड क्या बनेगी? एल इज इक्वल टू, ठीक है जी, अंडर रूट ऑफ जो स्लांट एज है, ठीक है जी, उसका स्क्वायर स्लांट एज का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, जो हमारा बेस है बेस का हाफ। बेस का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा जी? 4। बेस हमारा 8 सेंटीमीटर था, उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। यहां से हमारी स्लांट हाइट आएगी पिरामिड की। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास कितना आया? ये होगा 576 माइनस 16। इट मीन्स स्लांट हाइट हमारी बनी जी √560, और √560 को सॉल्व करने पे आएगा जी 4√35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें स्लांट हाइट पता चल गई है जी पिरामिड की। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, विच इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं जी। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। हाँ जी, बेस किस शेप में है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, और तीनों साइड्स का सम कितना बनेगा? 3 इंटू साइड। ठीक है जी, साइड हमें कितनी गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस बन गया 3 इंटू 8, ठीक है, इंटू एल। एल कितना है जी अब हमारे पास? ठीक है जी, एल है हमारे पास 4√35। यदि एल इज 4√35। दोस्तों ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, इसमें हमें क्या ऐड करना है जी? अब एरिया ऑफ बेस। अब बेस एरिया क्या है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। ए मतलब साइड, साइड कितनी गिवन है जी? 8। तो ये हमारा सारा फॉर्मूला बनेगा जी। इसको अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे ये हमारे पास आएगा 48√35 प्लस, इसको सॉल्व किया ये 64 बनेगा, कटिंग करके कितना आ जाएगा? 16। तो 16√3। तो 48√35 प्लस 16√3। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है जी? फोर्थ ऑप्शन मैच कर। तो ये पूरा फॉर्मूला था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, and curved surface area of pyramid is equal to half into perimeter of base into slant height। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 80 लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्यूशन है जी। एक 80 लीटर सोल्यूशन है जिसमें मिल्क कितने परसेंट है जी? 60%।
और इसमें कहता है और कितना मिल्क ऐड किया जाए, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक 80% इन द सोल्यूशन, ताकि रिजल्टेंट सोल्यूशन में मिल्क की क्वांटिटी 80% हो जाए। तो इसमें हम मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है जी, 60%, ठीक है जी। अब इसमें हमने प्योर मिल्क ऐड करना। प्योर मिल्क मतलब कितना मिल्क हो जाएगा, उसमें 100% मिल्क हो जाएगा। और फाइनल जो कंटेनर है उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है जी, 80%। तो इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ गया 20, इधर से भी ये माइनस किया, कितना आ गया 20। तो ये रेशो आई हमारे पास मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 की, वो कितनी आ रही है जी, इक्वल रेशो में आ रहा है, ठीक है। तो मिक्सचर 1 हमें कितना गिवन था जी, 80 लीटर्स। अगर मिक्सचर 1 80 लीटर्स है तो मिक्सचर 2 भी तो 80 लीटर्स हो जाएगा। इसको अगर x मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 लीटर्स। मतलब हमें 80 लीटर्स मिल्क, प्योर मिल्क ऐड करना पड़ेगा उसमें, ताकि फाइनल कंटेंट में 80% मिल्क हो। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, HCF of x and y is 15, then HCF of 36x square minus 81y square and 81x square minus 9y square is divisible by, ठीक है जी। x और y का HCF हमें गिवन है जी कितना, 15। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x और y में हमें 15 मिल गया जी। हमें इन दोनों का HCF बताना है किससे डिविजिबल होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर इसमें देखें 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है जी हमें, ये कौन से टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों 9 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 9 कॉमन निकाला, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। और दूसरे केस में 81x स्क्वायर और 9y स्क्वायर में से क्या कॉमन दिख रहा है जी, यहां भी हमें 9 कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या बचा, 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है जी, 9 कॉमन दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है। तो एक तो 9 कॉमन फैक्टर मिला, और दूसरा x और y का कॉमन फैक्टर क्या है जी, x और y का कॉमन फैक्टर है 15। तो इन दोनों में एक 15 भी कॉमन निकलेगा जी, ठीक है। तो कॉमन एक इसमें से 15 वैल्यू आ जाएगी। तो जो कॉमन वैल्यू, कॉमन फैक्टर निकला वो कितना निकला, 135। इट मींस इन दोनों वैल्यूज का जो भी HCF होगा वो 135 से डिवाइड होगा। तो आंसर क्या बना हमारे लिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है जी, सर्कल है उसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इसका हमें पेरीमीटर पता करना है। हमें सर्कल का स्क्वायर सर्कल का रेडियस बताया गया। अब देखो, जो सर्कल का रेडियस या सर्कल का डायमीटर हम बोलें, सर्कल का डायमीटर जो भी होगा वो उस स्क्वायर का सर्कल का डायमीटर स्क्वायर का क्या होगा जी, डायगोनल हो जाएगा। तो सर्कल का डायमीटर कितना बनता है जी, 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, diameter of circle is equal to diagonal of square, ठीक है जी, diagonal of square। तो यहां से हम स्क्वायर की साइड पता कर सकते हैं जी डायगोनल का फॉर्मूला यूज करके। एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, a√2। डायगोनल कितना गिवन है जी हमें, 5, सॉरी डायगोनल हमें गिवन है 10, ठीक है जी। 10 इज इक्वल टू a√2 और a की वैल्यू कितनी आई, 10/√2 और रैशनलाइज करने पे ये आ जाएगी जी वैल्यू 5/√2। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी आई जी, 5/√2। अब हमें क्या चाहिए जी, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5/√2 कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, 20/2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, if the curved surface area of a cylinder is 126 pi centimeter square, curved surface area of cylinder हमें given है जी, एंड उसकी हाइट भी हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता करना है जी। सबसे पहले वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ठीक है जी। अब हमें
हाइट पता है बट रेडियस नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेडियस कहां से कैलकुलेट होगा जी, कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जी। तो इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है, 126 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस पता नहीं, हाइट हमें कितनी गिवन है जी 14 सेंटीमीटर। पाई के साथ पाई कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 2 के साथ ये कैंसिल आउट किया हमने, कितना आया 63, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई जी 63/14, ठीक है जी। 63/14 का मतलब 7 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट किया, आर आया हमारे पास 9/2। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रेडियस कितना है जी हमारे पास 9/2, तो 9 रेडियस स्क्वायर 9/2 इंटू 9/2, हाइट कितनी है जी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे 81 इंटू 7 ये बन जाएगा 283 पाई बाई 2। 283 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। ऑप्शन सॉरी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं सॉरी 283 पाई बाई 2 आ रहा है जी ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 283, 9 9 जा 81, 81 इंटू 7 इज 567 पाई, यदि 567 पाई बाई 2 आएगा जी, विच इज इक्वल टू 283.5 पाई। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है जी। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन को जब रूट के अंदर रूट है जी, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम राइट साइड से देखेंगे 225 का अंडर रूट, 225 का अंडर रूट कितना हो जाता है जी 15 हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 15। अब 154 प्लस 15 कितना हो गया जी 169, तो ये 169 का रूट आ गया जी। 169 का रूट कितना होता है 13, अब वो 13 इसमें प्लस हो जाएगा जी, 108 में हम 13 प्लस करेंगे कितना बन जाएगा जी 121, ठीक है जी। 121 का रूट किया कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहां तक सॉल्व करके हमारे पास कितना आ चुका है जी 11 आ गया। अब 11 को 25 में प्लस किया कितना हो जाएगा जी, 25 में 11 जोड़ा 36, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो न्यूमरेटर तो हमारा सॉल्व करके कितना आया जी 4 आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं जी, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर हम इसको सॉल्व करें, 16 प्लस 19.25 इंटू 4 स्क्वायर का अंडर रूट है जी 16 प्लस 19.25 इंटू 4 स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम 4 स्क्वायर कॉमन निकालें जी, ठीक है जी, 16 को भी हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 4 स्क्वायर कॉमन निकालने पे हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 19.25। अब ये आ गया 4 स्क्वायर 1 प्लस 9 20.25, और 20.25 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 2025 का स्क्वायर रूट होता है जी 45, ठीक है। तो अगर 2025 का स्क्वायर रूट 45 है तो 20.25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 के साथ, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है जी। तो 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे वो 4 आ जाएगा, तो 4/4 इंटू 4.5 बच रहा है जी हमारे पास। ये सॉल्व होकर कितना आ गया 1/4.5, तो ये 10/45 हो गया। 10/45 का मतलब क्या हुआ 2/9 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी 2/9 बनी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में से 4 स्क्वायर कॉमन निकाला, तो हमारे पास 20.25 बचा। 20.25 का स्क्वायर रूट होता है 4.5, तो उसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी ने इन्वेस्ट किया जी कैपिटल किस रेशियो में 348, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 235, ठीक है। हमें कैपिटल की रेशियो बताई गई है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई गई है, हमें टाइम की रेशियो कैलकुलेट करनी है जी। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, कैपिटल इंटू टाइम
इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना रही है जी। ठीक है जी, तो ए की कैपिटल नहीं पता तो ए की कैपिटल को ए एज्यूम करेंगे, और उसने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया जी, पता नहीं। ठीक है जी, वही टाइम हमें पता कर, सॉरी ए की कैपिटल हमें पता कितनी है 3, कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है पता नहीं, ए मान लेते हैं, और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक कितना है, उसकी वैल्यू 2। सिमिलरली बी की अगर बात करें, बी की कैपिटल कितनी है 4, टाइम उसका हमें पता नहीं, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक वैल्यू कितनी है 3, और सी की कैपिटल कितनी है जी 8, टाइम मिसिंग है जी, और उसकी वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई जी हमारे पास 2/3, बी की वैल्यू कितनी आ गई जी सॉल्व करके 3/4, एंड सी की वैल्यू कितनी आई जी हमारे पास 5/8। तो ये तीनों के टाइम की रेशियो आ गई, एलसीएम लेके इसको हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर देंगे जी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3, 3/4, 5/8। एलसीएम इज 24, 8 2 16, 6 3 18, 3 5 15। तो 16, 18, 15 हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the probability of solving a problem by 3 students ABC are 3/7, 5/9 and 1/5 respectively. Find the probability that the problem will be solved. अब 3 बंदों की अलग अलग probability बताई गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमें बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब इसके डिफरेंट केस बनाए जा सकते हैं जी, हो सकता है सिर्फ पहला ही स्टूडेंट सॉल्व करे, हो सकता है ए और बी दोनों कर ले, हो सकता है बी और सी कर ले, हो सकता है तीनों कर ले। तो उस मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रोबेबिलिटीज में से ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी है कि तीनों से ना सॉल्व हो। ठीक है जी, तो हम तीनों की ना होने की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी ना सॉल्व करने की कितनी बनेगी 4/7, क्योंकि उसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है। बी की सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 4/9, एंड सी की सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 4/5। ये तीनों की ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनी ना सॉल्व करने की 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5। ये सॉल्व करके कितना है 64/315। तो ये प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की। हमें बताना है सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको टोटल में से माइनस कर देंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो 1 - 64/315 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 251/315। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर at the speed of 15 km per hour by bicycle, 80 km at the speed of 40 km by car, and 6 km at the speed of 2 km per hour on foot. Find her average speed for the whole journey. हाँ जी, हमें कैलकुलेट क्या करनी है जी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड इसमें अगर देखें ना तो डिस्टेंस सेम है ना ही टाइम पीरियड सेम है, तो इसमें हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे जी एवरेज स्पीड का, विच इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस देखें जी, 45 किलोमीटर ये है, 80 किलोमीटर ये है, और 6 किलोमीटर ये है। ठीक है जी, इन तीनों को प्लस किया तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है 45 + 80 + 6। टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी, टोटल जर्नी का टाइम। अब 45 किलोमीटर जा रहा है 15 की स्पीड पे। ठीक है जी, तो 3 घंटे हो गए। ठीक है, 80 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड पे, 2 घंटे ये हो गए, और 6 किलोमीटर जा रहा है 2 की स्पीड पे, 3 घंटे ये हो गए जी। ठीक है जी, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया 8 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस इज 131 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर्स। तो स्पीड क्या आएगी एवरेज स्पीड 16.38 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a dishonest dealer marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20% on the market price. ठीक है जी, 50% वो मार्कअप कर रहा है और उसके बाद वो 20% डिस्काउंट भी दे रहा है जी। ठीक है, इसके अलावा
ठीक है, वो फॉल्टी बैलेंस यूज करता है जो कि 1 kg की जगह सिर्फ 900 ग्राम्स वेट ही करेगा। ठीक है, हमें बताना उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो सबसे पहले तो ये मार्कअप को एडजस्ट करते हैं जी। इसमें हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला। ठीक है, पहले उसने 50% इंक्रीज किया, फिर 20% उस पर डिस्काउंट दिया। ठीक है जी, तो 50 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास सॉल्व करके, 30 माइनस 10 20, तो 20% प्रॉफिट तो ये ओवरऑल कमा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो वेट में गड़बड़ी कर रहा है वो अलग से है। तो अब दोनों चीजों को हमें एडजस्ट करके टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है दोस्तों, सिंपल। वो फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस जी अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जी का मतलब है ओवरऑल गेन, जो दोनों को मिला के बनेगा, और प्लस माइनस एक्स का मतलब जो उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कॉस्ट के ऊपर। अगर प्रॉफिट होगा कॉस्ट के ऊपर तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस। इसको इस केस में 20% प्रॉफिट हो रहा है जी कॉस्ट के ऊपर, तो प्लस करेंगे, तो वैल्यूज पुट करते हैं। और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू का मतलब है जो उसकी क्वांटिटी की वैल्यू है। ठीक है जी, तो 100 प्लस जी हमें कैलकुलेट करना है। उसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है जी, उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू अगर 1 kg है मतलब 1000 ग्राम है, और फॉल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 900 ग्राम। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 प्लस जी अपॉन 120 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कटिंग कर देते हैं जी 3 के टेबल पे, 43, तो 300 प्लस 3g इज इक्वल टू 400, और यहाँ से 3g की वैल्यू कितनी आई 100, और g आ जाएगा हमारे पास 100/3। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 33.33% मतलब बन रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट ये कितना बन जाएगा 33% प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए। सबसे पहले हमने सक्सेसिव चेंज लगा के उसका कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट पता किया, देन हमें क्वांटिटी को भी एडजस्ट करना था और प्रॉफिट को भी, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट पी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी। ठीक है जी, कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, बी पे। ठीक है जी, तो एबीसी हो गया। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, एंगल सी ए बी कितना है 60, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है जी, डिटर्मिन द लेंथ ऑफ बी सी पता करनी है। तो अब ये ट्रिक मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ जी, 30 60 90 के केस में, कि अगर हमें 30 के सामने वाली साइड पता है तो 60 के सामने वाली साइड के लिए हमें क्या करना है, इस साइड को √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर हमारे लिए डायरेक्ट क्या आएगा, 12√3 सेंटीमीटर। कुछ भी सॉल्व नहीं करना, ये ट्रिक हमेशा लगेगी। अगर आपको 30 के सामने वाली साइड पता है, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या बनेगी, उस साइड को जो 30 डिग्री के सामने उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 2700 डिग्रीज। ठीक है, हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने। नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने का फॉर्मूला है जी n इंटू n माइनस 3/2। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए पॉलीगन की कितनी है। उसके लिए हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, का फॉर्मूला होता है जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 360। ठीक है जी, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें कितना गिवन है जी 2700, 180 इंटू n हमें पता नहीं, माइनस 360 है जी, तो इसको हम प्लस करेंगे, 360 को इधर जाए तो कितना बन जाएगा 3060। ठीक है, इज इक्वल टू 180 इंटू n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करके 3060 डिवाइड बाय 180। तो ये सॉल्व करने पे आया 17। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जी पॉलीगन की 17। अब हमें क्या चाहिए, डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ये फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2।
तो 17 इंटू n-3 कितना हो गया 14/2। तो 17 इंटू 7 कितना हो जाता है जी 119। तो कितने डायगोनल्स हैं जी उसके 119, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 years सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है जी, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है एक्स प्रिंसिपल के ऊपर, ये प्रिंसिपल है, कितना बन रहा है जी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब 2/5 की बात कर रहा है जी, अगर मैं मानूं कि प्रिंसिपल 5 रुपए है जी, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 2 रुपए। अगर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाए रेट ओवरऑल, तो 2/5 इंटू 100, ठीक है जी, 40% ओवरऑल इंटरेस्ट बनता है। अब ये 40% इंटरेस्ट कितने साल में बना है जी 5 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर कितना बनेगा दोस्तों 40/5, 8%। तो आंसर हमारा क्या आया जी 8%। हमें डायरेक्ट ट्रिक लगानी है दोस्तों, अगर हमें कभी भी फ्रैक्शन बताई गई हो, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बोली गई हो कि इतना फ्रैक्शन है प्रिंसिपल का, तो जितनी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप रेट निकाल सकते हो, टोटल रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो वहां से आपको पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अब हमें सिंप्लीफाई करना है जी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 3 माइनस 6, ये कितना बन जाएगा जी 3 + 6। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट के अंदर -2 -9 -3 कितना बन जाएगा -14 डिवाइड बाय, अब ये डिवाइड पूरी ब्रैकेट के साथ हो रहा है जी 14 वाली, तो इसके साथ डिवाइड, इसको सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 -1, तो -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा जी +2 प्लस पॉजिटिव 2 को में +1 किया 3 7 = 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 21। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया, ये +2 + 1 3 इंटू 7 इज 21। तो इसको 7 के टेबल पे हम कैंसिल आउट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा जी -4। ठीक है जी, तो 3 - 4 कितना बन जाएगा -1 बन जाएगा। हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हुआ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमें डिफरेंस बताया गया 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है जी जिसके अंदर 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। मान लीजिए ये ट्रेपीजियम है ABCD, हमें CD और AB का डिफरेंस बताया गया जी, कितना बताया गया 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड्स इज 60 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये हमें कितना बताया गया 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है जी 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड पता करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को यूज करते हैं जी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides into distance between them, perpendicular distance जो हमें गिवन है। एरिया कितना गिवन है जी यहां से हमें 1380 इंटू इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच कितना गिवन है हमें 60। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, ये सॉल्व करके कितना आया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आया जी हमारे पास सॉल्व करके 1380/30। ये कटिंग हो जाएगी 3 4 12 1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आया जी हमारे पास सॉल्व करके 46। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AB + CD। अब देखो दो इक्वेशन है जी, CD + AB, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आया जी हमारे पास सॉल्व करके 46 सेंटीमीटर, और CD - AB कितना आया जी हमारे गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 58, और CD यहाँ से कितना आया 29। अगर CD 29 हुआ तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा हमारे लिए 17 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज 29 एंड 17, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर अ सैंपल डेटा मीन गिवन है 60, मीडियन गिवन है 48, हमें मोड पता करना है। ठीक है, तो अब तीनों चीजों का रिलेशन होता है जी, मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मोड इज इक्वल टू 3 मीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यदि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हमें मीन भी पता है मीडियन भी पता है जी। ठीक है, तो मोड निकाल देंगे। 3 मीडियन मतलब 3 इंटू 48 माइनस 2 मीन 2 इंटू 60, तो 3 इंटू 48 कितना हो गया 144 माइनस 120, तो कितना आया जी सॉल्व करके 24। तो हमारा मोड आया जी 24। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें तीनों का रिलेशन याद रखना है, विच इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर इज एल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जी पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका सेंट्रॉइड गिवन है जी। सेंट्रॉइड कहां पे बनता है, जहां पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं जी। ठीक है जी, इसके तीनों मीडियंस जहां पे मीट करेंगे वो पॉइंट क्या है जी हमारे पास एल। सेंट्रॉइड हमें गिवन है, मान लीजिए ये एल है। पी क्यू की लेंथ हमें कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, हमें पी एल कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है वही हाइट है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको हाइट का फॉर्मूला यूज करके, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कंप्लीट लेंथ निकाल सकता हूं। लेट्स से ये हमारा पॉइंट एस है। ठीक है जी, तो पी एस मतलब हाइट है जी ये, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। ठीक है जी, तो √3/2 a कितना है 6, तो कितना आ गया जी 3√3 सेंटीमीटर। तो पूरी हाइट आ गई पी एस। अब हमें चाहिए सिर्फ पी एल। अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या है कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये हिस्सा 2 होगा, ये हिस्सा 1 होगा, तो 3√3 है। ठीक है जी, इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है, तो 2/3 आंसर कर देंगे इसको, आंसर आएगा हमारे लिए 2√3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। तो ये याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है वही हाइट है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही एंगल बाइसेक्टर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। हाँ जी, cos 120 की वैल्यू पता करनी है। अब cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं जी, cos 90 + 30, और cos 90 + थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा, विच इज इक्वल टू sin 30, एंड sin 30 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ 4x² + y² इज इक्वल टू 40 एंड xy हमें कितना गिवन है 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + y। अगेन सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल से हम इसको आराम से कर पाएंगे। xy की वैल्यू कितनी गिवन है जी 6, तो xy के फैक्टर एक तो 3 × 2 पॉसिबल लिख रहे हैं हमें। तो अगर ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करके देखें इस इक्वेशन में 4x² + y², तो 4 × 3² + 2² कितना बन रहा है 9 × 4 = 36 + 4 40 बन रहा है जी। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हिट एंड ट्रायल से। इट मीन्स x मेरे लिए कितना हो गया 3 एंड y मेरे लिए कितना हो गया 2, तो हमें चाहिए 2x + y, 2 × 3 + 2, 6 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे 50 पैसे ₹2 एंड ₹5 इज 5:4:3:1। ठीक है जी, if the total amount of the coins is 285 rupees, then the difference between number of 25 पैसे and 5 rupees coins is। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो गिवन है और कॉइन्स एक एक कॉइन की वैल्यू पता कौन कौन से कॉइन है और टोटल वैल्यू बताई गई है। तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू निकालते हैं हर एक कॉइन की। ठीक है जी, अब 4 तरह के कॉइन है, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपीज़ है। ये रुपीज़ में, इसको भी मैं पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस एक कॉइन की वैल्यू कितनी होगी 200 पैसे, और 5 रुपए वाले एक कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 पैसे। तो चारों कॉइन्स की, चारों टाइप्स के कॉइन की एक एक की वैल्यू पता चली। अब इसको नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कॉइन्स कितने हैं जी 5x, इसके कॉइन्स कितने हैं 4x, इसके कितने कॉइन्स गिवन है 3x और इसके कितने हैं जी 1x। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी।
इनको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 125x, इनको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया जी 200x, इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया जी 600x, और इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 500x। तो ये टोटल वैल्यू बन गई। तो टोटल वैल्यू इनको प्लस करके हमें कितनी गिवन है जी 285 रुपीज़। ये सारा कुछ पैसे की फॉर्म में है, वो रुपीज़ है तो उसको भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने बन जाएंगे 28,500 पैसे। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1425x इज इक्वल टू 28500। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 28500 डिवाइडेड बाय 1425 जी 20 आ गया। x की वैल्यू हमें 20 पता चली। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 25 पैसे एंड 5 रुपीज कॉइन। अब 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने थे जी 5x, और 5 रुपीज वाले कॉइन कितने थे 1x। इनका डिफरेंस चाहिए, मतलब 5x माइनस 1x विच इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा जी 80 आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स। 4 पेपर्स में उसकी एवरेज कितनी है जी 51। फिफ्थ पेपर में उसके कितने मार्क्स आए जी 56। फिफ्थ एग्जाम की बात कर रहा है, फिफ्थ पेपर में 56। तो कितना एक्स्ट्रा स्कोर किया जी उसने 5। एवरेज से कितना एक्स्ट्रा स्कोर किया 5। तो जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है ये सभी पेपर में डिवाइड हो जाएगी टोटल। तो कितने पेपर्स हैं जी, अभी तक उसने 5 पेपर दे दिए जी। ठीक है जी। तो 5 एक्स्ट्रा नंबर हैं, 5 ही पेपर्स हैं, तो ऑन एन एवरेज हर पेपर में कितना इंक्रीज हो जाएगा 1। तो जो पुरानी एवरेज थी उससे 1 इंक्रीज हो जाएगा। पुरानी एवरेज थी हमारे पास 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा 52। तो ये ट्रिक थी दोस्तों डायरेक्ट। ठीक है, हमें डिफरेंस देखना है कि एवरेज से कितना ज्यादा उसने बनाया, उस डिफरेंस को एवरेज में डिवाइड कर दो, जितने भी टोटल एग्जाम्स हैं उतना एवरेज चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं जी मिलके 48 डेज में। ए 4 गुना एफिशिएंट है बी के मुकाबले। ठीक है जी। इट मींस अगर बी एक दिन में 1 यूनिट सॉल्व कर सकता है तो ए एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है जी 4 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, और दोनों ने मिलके 48 डेज लिए काम करने के लिए। ठीक है जी। तो टुगेदर एफिशिएंसी दोनों की कितनी बनती है जी एक दिन की 5 यूनिट। अब एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है जी वर्क होता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी है 5 यूनिट, टाइम कितना लिया उन्होंने 48 डेज। तो यहाँ से हमारे पास वर्क आ जाएगा 240 यूनिट्स। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है जी 240 यूनिट्स। हमें बताना है कि बी अकेला कितने दिन में ये काम करेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है जी 1 यूनिट। तो टोटल वर्क है 240 यूनिट। बी एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट। तो बी का टाइम कितना आया 240 डेज। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, for what value of m will the system of equations this and this have no solution। दो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, हमें ये बताया गया कि किस वैल्यू m की कितनी वैल्यू हो जिससे कोई सोल्यूशन ना निकले। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि इस सिचुएशन में हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अब हमें अगर इक्वेशंस की बात करें 18x माइनस 72y की वैल्यू कितनी है -13। सेकेंड केस में 7x माइनस my की वैल्यू कितनी है 17। मतलब a1 हमारे लिए कितना हुआ 18, a2 कितना हुआ 7, b1 कितना हुआ 72 और b2 मिसिंग है m। दिस इज नॉट इक्वल टू -13/17। तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा मेरे लिए 72 × 7/18 विच इज 28। ठीक है जी। तो m की वैल्यू कितनी बनी 28। तो इन दोनों को हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहली इक्वेशन को, वहां से m की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट
सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला विच इज a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना बनेगा जी? 20 माइनस 1 19%। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, एक पोल है जी जिसकी लेंथ हाइट कितनी है? 24 अंडर रूट 3। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का, ठीक है जी, एक दूसरी तरफ टावर है। इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है जी? 60 डिग्री, ठीक है, मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। A foot of pole was 60 feet away from the foot of tower। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है जी? 60 फीट। इट मीन्स अगर ये 60 फीट है तो ये भी 60 फीट होगा जी, ठीक है। हमें हाइट ऑफ टावर पता करनी है, हमें ये कंप्लीट हाइट पता करनी है। अब देखो दोस्तों, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें, ये तो 24 अंडर रूट 3 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है सिर्फ ये वाली वैल्यू। अब इसमें वही फिर ट्रिक आ गई 60 30 90 वाली, जो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताई थी। ये 60 डिग्री है जी, ये 90 है, तो ये 30 होगा। अब 30 डिग्री के सामने हमें बताया गया कितना है? 60। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60√3। तो ये वैल्यू 60√3, नीचे वाली वैल्यू 24 अंडर रूट 3, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 60 अंडर रूट 3 प्लस 24 अंडर रूट 3 मीन्स 84 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है जी, हमें मोड कैलकुलेट करना है जी। मोड कैलकुलेट जो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है जी, उसमें सिंपल होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो ही हमारा मोड होता है, ठीक है। अगर इन वैल्यूज को ध्यान से देखें, इसमें सबसे ज्यादा बार वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है? 27, 3 बार रिपीट हुई है, ठीक है। 13 2 टाइम्स आया है, बाकी वैल्यू एक एक बार आ रही है। इट मीन्स हमारा मोड क्या होगा इस डेटा का? 27। जो भी अनऑर्गेनाइज डेटा होता है उस केस में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो मोड होता है जी हमारा। तो आंसर इज 27। नेक्स्ट, 6 years ago the ratio of age of A and B was 7:5। हमें 7:5 दी हुई है A और B की, कब की? 6 साल पहले। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद उनकी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 11:9। हमें A की प्रेजेंट एज पता नहीं है जी, ठीक है जी। तो हमें 6 साल पुरानी बात पता है और 4 साल आगे की बात कर रहा है, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच 10 साल का गैप हुआ जी। तो यहां से हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 6 साल पहले उनकी एज कितनी कितनी होगी? 7x 5x। और नई रेशियो कितनी है जी, जो कि 10 साल के बाद है? 11:9। और इनके बीच में गैप कितने कितने साल का है जी? 10 साल का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। 63 55, 63 में से 55 माइनस किए, कितना हुआ? 8x इज इक्वल टू, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 110 90, ठीक है। डिफरेंस कितना हुआ? 20। x की वैल्यू कितनी आई? 20/8। कितना आया जी सॉल्व करके? 5/2। x की वैल्यू 5/2 आई, तो इट मीन्स a की एज आज से 6 साल पहले कितनी थी? 7 × 5/2। और B की एज आज से 6 साल पहले कितनी थी? 5 × 5/2। तो ये 35/2 और 25/2। हमें पूछा क्या गया? A की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज मतलब आज इसमें 6 हम प्लस करेंगे, तो 17.5 पहले ही थी, उसमें 6 प्लस किया तो कितनी हो जाएगी? 23.5। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, Mrs. Deepa Devi saves 30% of her salary. If she receives 42,000 per month as salary, what is her monthly expenditure? अब वो सेविंग कितनी कर रही है जी? सिर्फ 30%। अगर उसकी सेविंग 30% है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा जी? 70%। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में बहुत कराए हैं जी, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर में ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर 70% हो जाएगा, 42,000 उसकी सैलरी है,
और उसमें 70% उसका एक्सपेंडिचर है, इसका 70% हम कैलकुलेट कर देंगे जी। ये सॉल्व हो के कितना आ जाएगा 29,400। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the amount integral value only if a sum of rupees 6,500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years is compounded half yearly। अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करना है जी हमें इस पे। 6,500 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें, 10%, ठीक है जी। तो अगर डायरेक्ट देखें अब 6,500 पे 5% लगेगा जी, हाफ ईयरली चार्ज करना है, ठीक है जी। 5% मतलब 105/100, कितनी बार लगेगा जी, टोटल 4 बार इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा जी लगभग 7,900, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ बन रही है दोस्तों, तो इसमें हम गेस वर्क भी मार सकते हैं जी अपना, ठीक है जी। अब गेस वर्क कैसे निकलेगा वो चीज़ हम एक बार चेक कर लेते हैं। गेस वर्क कैसे आएगा इसमें 6,500 पे हमें 5% लगाना है, 4 बार लगाना है, तो 5% 4 बार लगाने पे हमें आंसर मिल रहा है 7,900 समथिंग। अब गेस वर्क कैसे है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन लगाऊं तो 2 बार मेरे को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल का, तो 20% इंटरेस्ट बनता है अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट तो 6,500 का 20% कितना बनता है जी, 1,300 रुपये, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अमाउंट 7,800 होनी चाहिए अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर मैं मान के चलूं कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% के अकॉर्डिंग, तो वो 21% बनता है जी। तो 21% के अकॉर्डिंग ये 7,800 में 1% वैल्यू और जुड़ जाएगी, तो ये 7,800 समथिंग हो जाएगा। अगर उसको हम 5 के केस में तोड़ते हैं वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा जी उससे, ठीक है जी। मतलब ये अगर वैल्यूज हम ध्यान से देखें, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी, ठीक है। ये 2 वैल्यूज जो बन रही हैं इसमें इंटरेस्ट अगर देखें डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है, 200 से 250 रुपये का इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है एटलीस्ट। तो इतना डिफरेंस नहीं आने वाला क्योंकि कुछ पॉइंट्स में ही वो परसेंटेज इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो हम गैस वर्क अप्रॉक्सीमेशन के साथ लगा सकते हैं जिससे हमारा आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द नंबर 1 to 5 4 to 1 6 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल डिवीजन करके देखनी है। पहली ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगी, 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा जी। अब अगर हम ध्यान से देखें इसके 3 डिजिट्स आखिरी 216, ठीक है, और 8 यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। अगर किसी नंबर के आखिरी 3 डिजिट 8 पे कटते हैं तो वो पूरा नंबर 8 पे डिविजिबल होता है। तो 216 है जो 8 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है जी, 8 2 जा 16, अच्छा 5 6 पूरा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये नंबर कंप्लीटली किस पे डिविजिबल है, 8 के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2022 की थर्ड शिफ्ट, जिसमें हमने क्वांट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ मैंने ट्रिक्स के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एसएससी सीजीएल अब बहुत नज़दीक है, लगभग 1 महीना ही बचा हमारे पास। तो आप अपनी तैयारियों को पूरा जोर से करते रहें और वीडियोस को देखते रहें। मैं चैप्टर वाइज वीडियोस भी बना रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियोस भी बना रहा हूँ। अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, मैं उस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ और भी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।